चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब क्या करना है, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा पार्ट 4 का, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। ये कह रहा है कि किसी अकाउंट के अंदर जो मनी है प्रत्येक साल क्या होती है, व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड, यदि उसके अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट करवा दिया जाए 10,000, तो ये कह रहा है एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि यदि किसी अकाउंट के अंदर 10,000 रुपीज डिपॉजिट कर दिया जाए 8% कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से, तो फिर प्रत्येक वर्ष उसके अकाउंट में कितना पैसा होगा। मींस स्टार्टिंग में 10,000 था, फिर उसके बाद में 1 ईयर के बाद में कितना हो जाएगा, 2 ईयर के बाद में कितना हो जाएगा। तो आपको पता है इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वह किस फॉर्म में हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में हो रही है। तो यह है इफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन दी फॉर्म ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, यदि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में हो रही है तो फिर अमाउंट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसका यह फॉर्मूला होता है। ये आप पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट क्या होता है, जो टोटल मनी होती है अकाउंट के अंदर वह क्या होता है, अमाउंट होता है, ठीक है ना। टोटल मनी मींस हमारा पैसा प्लस बैंक के द्वारा दिया गया इंटरेस्ट, दोनों का जो टोटल होता है वह क्या होता है, अमाउंट कहलाता है, ठीक है ना। तो अमाउंट कितना का जो फॉर्मूला है वह क्या होता है, P ब्रैकेट 100 प्लस R अपॉन 100 पावर T। यहां पर ये P प्रिंसिपल होता है जो हम डिपॉजिट करवाते हैं अकाउंट के अंदर, R क्या होता है, रेट होती है जो बैंक हमको इंटरेस्ट देता है ना जिस रेट से, वह R की वैल्यू होती है, और T फॉर टाइम होता है, कितने टाइम के लिए हमने उसमें डिपॉजिट करवाया है। तो P की वैल्यू तो हो गई 10,000 और R की वैल्यू कितनी हो गई, 8%, ठीक है। अब अमाउंट निकालते हैं, तो अमाउंट इन अकाउंट, अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट होगा, तो आपको पता है स्टार्टिंग में जैसे ही हम डिपॉजिट करवाते हैं तो उस टाइम तो कितने रहेंगे, 10,000 ही रहेंगे। कितने रहेंगे, 10,000 रहेगा या नहीं रहेगा स्टार्टिंग में, या फिर स्टार्टिंग में कितना होगा, 10,000 रहेगा अकाउंट के अंदर क्योंकि हमने डिपॉजिट करवाया है। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, 1 साल के बाद में कितना हो जाएगा वह अमाउंट, तो 1 साल के बाद में कितना होगा, इससे फॉर्मूले से कैलकुलेशन होगी। तो 1 साल के बाद में कितना हो जाएगा, देखिए P की वैल्यू कितनी है 10,000 ब्रैकेट 100 प्लस R कितना है 8 अपॉन 100 पावर कितने साल के बाद का है, ये 1 ईयर के बाद का है, तो टाइम कितना हो जाएगा 1। क्लियर है। इसी तरीके से यह तो स्टार्टिंग में था, 1 साल के बाद में इतना हो जाएगा, अब 2 साल के बाद में कितना हो जाएगा 100, P की वैल्यू 100, तो सॉरी 1000, 10,000 सॉरी, P की वैल्यू कितनी है 10,000, तो P की वैल्यू तो हो गई हमारे पास में 10,000। ये कितने साल का निकाल रहे हैं हम, 2 साल का, ब्रैकेट 100 प्लस R की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। कितने साल के बाद का है ये अमाउंट, 2 साल के बाद का है, तो पावर कितनी हो जाएगी 2। इसी तरीके से आगे भी फॉलो होता जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, यह तो है हमारा स्टार्टिंग में, ठीक है। यह है आफ्टर 1 ईयर। यह आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको और इसको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। यह कि कब है, आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में ये हो गया, 1 ईयर के बाद में ये, 2 ईयर के बाद में ये हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करते हैं, ये तो 10,000 ही रहेगा हमारे पास में, कॉमा इसकी कैलकुलेशन करते हैं 10,000 इंटू 100 और 8 ऐड होके कितना हो जाएगा 108 अपॉन 100, पावर 1 है तो पावर को लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमा यहां पर 10,000 इंटू 108 अपॉन 100
यहां पर आप देख रहे हो इसकी पावर कितनी है, ये जो ऐड होके जो भी वैल्यू आएगी उसकी पावर कितनी रहेगी, 2 रहेगी। और 2 पावर का मतलब है उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसी तरीके से ये आगे चलता जाएगा। 10,000 कॉमा यहाँ ये 00 से 00 कैंसिल, तो 100 प्लस 100 इंटू 108 कितना हो जाएगा, 108,00। ठीक है, कॉमा यहां 00 से 00 कैंसिल, इन 00 से ये वाले 00, तो क्या जाएगा 108 इंटू 108। ठीक है, अब आप देखोगे यहां पर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आता है, 10,000 कॉमा 10,800 कॉमा इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में आता है 11,664। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना, यही आने वाला है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। यहां पर ये जो वैल्यूज आई है हमारे पास में, इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। यह तो है हमारा, यूं मान लीजिए फर्स्ट टर्म है A1 है, ठीक है ना, यह A2 और ये A3। ठीक, तो हम डिफरेंस निकालते हैं। अब ये तो हो गया हमारा अमाउंट इन अकाउंट। ठीक है ना, आगे ही समझ में आपके। अब डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं किस किस का, डिफरेंस इज इक्वल टू 10, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं सबसे पहले। 10,800 माइनस 10,000 कितना आ गया, 800। ठीक है, एंड अलग अलग ही निकाल लेते हैं, चलिए सबका डिफरेंस इज इक्वल टू कितना, किस किस के बीच में, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। 11,664 माइनस 10,800। क्लियर है, डिफरेंस निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, 4 माइनस 0 4, 6 माइनस 0 6, और यहां पर 16 हो जाएगा। 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना जाएगा 8, यहां पर 0 बस यही रहेगा 864। आप देख रहे हो कि इनका डिफरेंस जो है डिफरेंट आ रहा है, एक के अंदर 800 है और एक के अंदर कितना 864। तो यहां पर जो डिफरेंस है वह कैसा है, अलग अलग है। ठीक है ना, या फिर ऐसा कीजिए, इन डिफरेंस को हम आप यूं लिख लीजिए कि A2 माइनस A1। ठीक है ना, और यहां कर लीजिए आप A3 माइनस A2। ठीक है, ताकि और भी थोड़ा ठीक लगेगा। A2 माइनस A1 सेकेंड टर्म का और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस ये आ गया, थर्ड टर्म का और सेकेंड टर्म का डिफरेंस ये आ गया। तो हम यहां लिखेंगे सिंस द कॉमन डिफरेंस is not equal, so the given situation is not फॉर्म ऑफ एन एपी। तो जो गिवन सिचुएशन है वह किसके फॉर्म में नहीं है, एपी के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि उससे हमको एपी के नंबर्स उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस पार्ट 4 के साथ में ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, कंप्लीट होता है। एंड नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।